वो कोई क्वेरी करते हैं और आपके पास एक क्लियर रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो इन दैट कंडीशन एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं बनता है, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बन पाता है। तो उसी के लिए आज बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली ये जानना जरूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस जो हम करते हैं या फिर हम सिंपल जो असेसमेंट करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। हम सभी को पता है कि हमारे जो एक आप देखो आपकी कम्युनिटी है, उसमें डिफरेंट तरीके के लोग पाए जाते हैं। कोई ओबीज होता है, कोई नॉर्मल वेट होता है, कोई ओवर वेट होता है, कोई अंडर वेट होता है। और फिजिक देख करके तो आप चीजें नहीं बता सकते हो कि आपके अंदर इन चीज की कमी है या फिर ये चीजें बढ़ी हुई हैं। तो उसी को जानने के लिए स्पेशली हमारे पास एक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस मशीन होती है, उमरॉन मशीन, जिसके थ्रू आप असेसमेंट करते हैं। काफी लीडर्स के पास ऑलरेडी ये मशीन है, बट उसका यूज बहुत कम किया जाता है। मतलब हमने भी कई बार ऑब्जर्व किया है कि उसका यूज आप बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। तो अगर आप यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा और यूजेस उसके बढ़ाइए, सो दैट आपके पास एक प्रॉपर कह सकते हैं टूल हो लोगों के पास जा करके डिस्कस करने के लिए कि आप क्यों अनहेल्दी हैं, आपके पैरामीटर्स किस तरीके से आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं डे बाय डे खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है हमें अपनी बॉडी को जानना। स्पेशली कुछ पैरामीटर्स होते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस के अंदर, लाइक आपका ओवरऑल बॉडी फैट कितना है, विसरल फैट कितना है, आपका वेट कितना है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो किसी के भी साथ की आना है। लाइक जब भी आप किसी से कोई डिस्कशन करते हैं, वो आपके एक मैं कह सकती हूँ कि आपको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अगर डायरेक्टली सप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, इट मीन्स कि आप सामने वाले के साथ एम्पथी नहीं दिखा रहे हो, आप सामने वाले के लिए कंसर्न नहीं हो कि आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसके ये चीजें कहीं ना कहीं आप कर सकते हो जिससे आपकी जो हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होगी। तो हमेशा उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको सिंपली उनकी कुछ हैबिट्स के बारे में जानना है। फॉर एग्जाम्पल उनका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, उनका स्ट्रेस फैक्टर तो बहुत ज्यादा नहीं है, उनके खाना पीना कैसा रहता है, उनके डेली बेसिस के शेड्यूल में एक्सरसाइज कितनी इंक्लूड हो रही है। तो जब आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो ना अपना कन्वर्सेशन, तो आई थिंक वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ना कि डायरेक्टली सप्लीमेंटेशन पे आ जाना कि भाई ये चीजें आप खाइए और सारी चीजों से आपको रिलीफ मिल जाएगा। और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि आप एक अच्छी कनेक्शन लोगों के साथ बैठा सकते हो। तो हमेशा अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करनी है। उसके बाद फिर आपको आना है कि अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस चेक करता हूँ, एक बार देखते हैं कि किस तरीके का एनालिसिस है, सो दैट आपको पता चलेगा कि हाँ आपके बॉडी में ये चीजों की कमी है, ये चीजों का डिपोजिशन ज्यादा है, जिस वजह से आपको कुछ एडवाइस मैं देना चाहूंगा एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसी फील्ड में हूँ। तो मुझे पता है कि किन किन चीजों के ऊपर आप काम करोगे तो वो पैरामीटर्स आपके ठीक हो जाएंगे। तो सिंपल इस तरीके से आपको अपनी कन्वर्सेशन को बनाना है, सो दैट आप उनके थ्रू अच्छे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए। देन अगर मैं अपने बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस की बात करूं, आपको पता है कि जो ओमरॉन मशीन होती है उसमें कुछ पैरामीटर्स आपके सामने आते हैं। वो पैरामीटर्स को किस तरीके से आपको डिस्कस करना है या उस पैरामीटर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी जिन्होंने जानना स्टार्ट किया है। तो आज के सेशन के बाद आई होप आपको काफी हेल्प मिल जाए चीजों को डिस्कस करने के लिए एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, एज अ हेल्थ एडवाइजर। तो सबसे पहले आपका जो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस मशीन होती है, उसमें हम जब पैरामीटर्स चेक करते हैं तो आप एज अपडेट करते हैं। आजकल दो तरीके की मशीन है, आप लोग के पास कुछ पैरामीटर्स ज्यादा अपडेट करने पड़ते हैं, और लाइक जो अभी अपडेटेड मशीन आई है उसमें बहुत ही कम पैरामीटर्स आप अपडेट करते हो और काफी सारी रीडिंग्स आपके सामने आ जाती है। तो सिंपल आपकी एज आपने ऐड करनी है, आपकी हाइट इन सेंटीमीटर आपको ऐड करना है, उसी के साथ आप ये ऐड करेंगे कि मेल है या फीमेल है। इन सारी रीडिंग्स के बाद आपके जो पैरामीटर्स आते हैं उनको आपने कहीं ना कहीं डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज जो आप डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन का
एक एक्चुअल या आइडियल बॉडी वेट होना कितना चाहिए, आपका कितना आया है, कम है, ज्यादा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, उसकी बात जो है वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सर या मैम या फिर जो भी आप जिस तरीके से भी उनको बुलाते हैं, कि आपकी जो आइडियल बॉडी वेट है वो इतना होना चाहिए। अब वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आइडियल बॉडी वेट को जो कैलकुलेशन होती है उसमें सिंपली आपका जो हाइट इन सेंटीमीटर होता है -100 कर देते हैं। तो जो आपके डिजिट आती है वो होता है आपका आइडियल बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल 152 सेंटीमीटर हाइट है और आपका जो वेट आया है वो 82 केजी आया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उनका वेट ज्यादा है या कम है या कितना वेट होना चाहिए? तो सिंपल आप अपना हाइट इन सेंटीमीटर -100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 52 केजी जो वेट है वो आइडियल आपका होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आप +2 केजी और -2 केजी कंसीडर कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि ये आपका जो वेट आइडियल बताया जा रहा है उतना ही होना चाहिए, 2 केजी प्लस 2 केजी माइनस चलेगा। तब आप अपने दूसरे पैरामीटर पे आते हो कि आपका आइडियल बॉडी वेट इतना होना चाहिए, बट आया कितना है आपका? 82 आया है, 83 आया है, या 84 आया है, या फिर 45 आया है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं तो हम ओवरवेट और अंडरवेट दोनों की ही बात करेंगे, सिर्फ ओवरवेट वालों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों तरीके के पार्टिसिपेंट्स या कह सकते हैं कि दोनों तरीके के लोग आपके पास आते हैं। तो सिंपल आपने आइडियल बॉडी वेट जो कैलकुलेट किया उसका फॉर्मूला जो था वो ब्रोका इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। आप अपने पास अगर कहीं लिख लोगे और जब आप नेट पे उसको सर्च करेंगे तो आपके सामने वो कैलकुलेशन आ जाती है ब्रोका इंडेक्स फॉर्मूला की। अब आपके पास आपके पैरामीटर्स में आपने सबसे पहला डिस्कशन कर लिया कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। अब दूसरा आपका पैरामीटर आता है बॉडी मास इंडेक्स। हमने उनको ये तो बता दिया कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका आइडियल बॉडी वेट कितना आया है, बट नेक्स्ट पैरामीटर की जब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ये हमें यूजुअली ये बताता है कि हमारी हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए, लाइक हम अंडर वेट हैं, नॉर्मल वेट हैं, ओवर वेट हैं, ओबीज हैं। ओबीज में क्लास 1 होता है और क्लास 2 होता है, इस तरीके से कैटेगरी बनती है। अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी या फिर ओबीज क्लास 1 या ओबीज क्लास 2। ओबीज क्लास 2 जो होता है वो सीवियरली आपका कहीं ना कहीं ओबीज कंडीशन में आता है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा ओवरवेटेड आपका। अगर 152 सेंटीमीटर हाइट है और वो वजन आप समझ लो कि कहीं 80-90 के पास जा रहा है, तो अच्छा खासा वजन ज्यादा है। तो अब इन पैरामीटर्स को कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? लाइक आपका जब ओवर वेट होता है तो आपने उनको क्या बताना होता है? अगर आपके पैरामीटर ओवर वेट की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके की लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज को बहुत इजीली अडेप्ट कर सकती है। आपको शुगर होने के चांसेस, आपको बीपी होने के चांसेस, आपका थायराइड डीअरेंज होने का चांसेस, इन तरीके की प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ आप उनसे पूछ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऑलरेडी ये है, तभी तो पता चल पाएगा कि देखिए आपका पैरामीटर ऐसा आया था, ऑलरेडी आपको ये कंसर्न है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसको कम करना कितना ज्यादा जरूरी है, इन पैरामीटर्स को कम करना। अब इसके बाद फिर आपका आता है जब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप जाने लगते हो, तो सीवियरली आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फैट को आप डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को, हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है अगर आप ओबीज कंडीशन में चले गए हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है कि भाई इतना आपका ओवरवेट या ओबीज कंडीशन में आप जा रहे हो, तो ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज या इन तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपका शुगर आया, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर आया, जिसमें आपका हार्ट हेल्थ आ रही है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ आ रहा है। रेस्पिरेटरी हेल्थ आपने देखा है ना, अक्सर ओबीस पर्सन जो होते हैं और स्टेयर्स चढ़ने लगते हैं या जरा सा कहीं चलते हैं तो कितनी जल्दी सांस फूलने लगती है। तो उसका रीजन यही है कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है धीरे धीरे करके आप उसको खराब कर रहे हो।
क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके वेट जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब आपका जो अंडर वेट वाला कंसर्न था, अब अंडर वेट वाला कैसे आप डिस्कस करोगे? कई बार क्या होता है, जितना वजन होना चाहिए एज पर आर आइडियल बॉडी वेट, आपका वजन कम आया है। तो अब उस कंडीशन में उनको बताना है कि अगर आपका बॉडी वेट कम आया है, जिसका मतलब ये है कि आप सीवियरली कहीं ना कहीं मैल नरिश्ड हैं। ये चीजें, मेल नरिशमेंट वाली चीजें आपकी सिंपली ब्लड से पता चलती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स एंड ऑल से। तो अंडरवेट वालों के लिए तो ये मशीन इतना ज्यादा लाभदायक नहीं है, बट फिर भी आप उनके सामने ये डिस्कशन जरूर कर सकते हैं कि आप चाहो तो एक बार अपना विटामिन डी, विटामिन B12, सीबीसी ये सब चेक करवाइए। सीबीसी मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। आपको पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो फ्लक्चुएटेड हैं, बहुत कम हीमोग्लोबिन हो रखा है, या विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है। अंडरवेट वालों के साथ तो यही कंसर्न रहता है ना कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। इस वजह से उसको चेक करना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। अब आपका आता है दूसरा पैरामीटर। हमने हाइट की बात करी, हाइट के अलावा हमने आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालना है उसकी बात करी। बीएमआई की जो कैटेगरी होती है, जब आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन देखते हैं, WHO के थ्रू एक आपके सामने क्लासिफिकेशन आती है कि हमारा जो फॉर एग्जाम्पल होना चाहिए बीएमआई, वो किस तरीके से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। सिंपली जो नॉर्मल वेट होता है 22.9 तक होता है। अंडर वेट अगर आपका है तो वो 18 से अगर नीचे आ रहा है तो फिर आप अंडर वेट की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरीके से एक कैटेगरी बनी होती है। तो आप जब ऑनलाइन सर्च करोगे कि WHO लाइक जो बॉडी मास इंडेक्स रेफरेंस रेंज स्पेशली फॉर एशियंस, क्योंकि दो तरीके की रिपोर्ट आपके सामने आती है, दो तरीके की रेफरेंस रेंज आपके सामने आती है, तो हमें उन्हीं की यूज करनी है जो एशियन वालों की है। आपके पास कई सारे असेसमेंट होंगे, लाइक आशीष सर के पास भी एक असेसमेंट है, उसमें भी इस तरीके से चीजें बताई गई हैं। मतलब वो पैरामीटर्स बताए गए हैं कि कौन से वाले एशियन के हिसाब से कौन से पैरामीटर अंडर वेट होता है, कौन सा पैरामीटर ओवर वेट की तरफ होता है। अब इसी के अलावा आपका नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारा फैट परसेंटेज। फैट परसेंटेज और विसरल फैट, ये दो पैरामीटर्स आपके सामने आपकी मशीन दिखाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो फैट परसेंटेज होता है वो, और जो विसरल फैट होता है वो, उन दोनों का जो मेजर डिफरेंस है, जो आपका ओवरऑल बॉडी फैट होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी स्किन टिश्यूज के नीचे जो डिपॉजिटेड फैट होता है, सब क्यूटेनियस फैट भी इसको बोलते हैं, ये हमारा ओवरऑल बॉडी फैट को कहीं ना कहीं बताते हैं कि आपका ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ा हुआ है। अब इसमें भी मेल और फीमेल की जो रेंजेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगेन जब आप वो असेसमेंट का फॉर्म देखेंगे तो वो रेंजेस आपको पता चलेंगी कि फीमेल्स में 30 तक की नॉर्मल माना जाता है, या 29.9 तक नॉर्मल माना जाता है। वहीं मेल्स में फैट परसेंटेज का क्या रेंज होती है कि 19.9 अगर आता है तो आपका नॉर्मल रेंज माना जाता है। तो फीमेल्स और मेल्स में ये काफी बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है कि हम 30 तक भी अगर हमारा फैट होगा तो हम नॉर्मल फैट वाले माने जाएंगे। वहीं मेल्स में अगर 20 के ऊपर जा रहा है तो उनका ओवर फैट की तरफ वो जाने लगते हैं। तो ये सिंपल एक डिफरेंस होता है ओवरऑल बॉडी फैट का। ओवरऑल बॉडी फैट, अगेन मैं रिपीट करूंगी, सब क्यूटेनियस फैट और स्पेशली आपकी स्किन टिश्यूज के नीचे होता है। अब इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर आता है आपका विसरल फैट। विसरल फैट में क्या डिफरेंस आता है, वो किस तरीके से वहां से लाइक नॉर्मल बॉडी फैट से डिफरेंट होता है? विसरल फैट स्पेशली आपके एब्डोमिनल एरिया में जो फैट होता है उसके डिपोजिशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल एरिया में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका लीवर हो गया, आपका किडनी हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, ये पैरामीटर्स, जो ये फैट परसेंटेज है, ये इन ऑर्गन्स पे डिपॉजिट हो रहा है। अब हमारी शरीर किन चीजों से चल रही है?
ऑर्गन्स की फंक्शनिंग से ही चल रही है। और अगर हमारे ऑर्गन्स के ऊपर फैट डिपॉजिट हो रहा है, वो अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस चीज के लिए अपनी हेल्दी लाइफ स्पैन को तैयार कर रहे हो? क्योंकि एक भी ऑर्गन्स का कहीं ना कहीं अफेक्टेड होना आपके सारे ऑर्गन्स को खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है, आपको पता है कि डायबिटीज अगर मुझे है, उससे मेरा किडनी भी खराब हो रहा है, उससे मेरा लीवर भी खराब हो रहा है, उससे मेरा हार्ट हेल्थ भी खराब हो रहा है। कैसे खराब हो रहा है? डायबिटीज से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो बढ़ जाता है। अब किडनी को क्या इफेक्ट पड़ेगा? किडनी आपका ग्लूकोज बार बार कहीं ना कहीं बॉडी से रिमूव करने के लिए, फिल्टर करने के लिए काम करेगी। जितना काम उसे करना चाहिए था उसके अलावा वो क्या कर रही है, बार बार ग्लूकोज को निकाल रही है। आपने देखा ना, डायबिटीज में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, उसका रीजन ही यही होता है कि शुगर से, मतलब जो आपका शुगर होता है या ग्लूकोज होता है, वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट आपका किडनी कहीं ना कहीं कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में किडनी अफेक्टेड हुई। अब आपके जो हार्ट हेल्थ होती है, हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, अगर हमारी बॉडी में जो आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो कॉन्सेंट्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, उनमें ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से डायबिटीज से मेरा हार्ट हेल्थ भी खराब हो रहा है। तो अब आप कैसे कनेक्ट करोगे? विसरल फैट हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है, विसरल फैट बढ़े होने की वजह से आपके ऑर्गन्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने एग्जाम्पल देना है, आपने फैटी लीवर के बारे में सुना है, ठीक है। अब ये जो विसरल फैट है, अगर आपका ये बॉर्डर लाइन से बढ़ने लगा, आपका 9.5 तक होना चाहिए, अगर ये बॉर्डर लाइन से बढ़ने लगा, तो आप समझ जाइए कि आप फैटी लीवर की तरफ जा रहे हो सकता है आप अल्ट्रासाउंड कराइए तो आपका फैटी लीवर निकल आए। अब पेनक्रियास भी अगर आपके एब्डोमिनल एरिया में है, वो अपना काम कैसे नहीं कर पा रहा है? पैनक्रियास पे अगर फैट की लेयरिंग है, तो उसका काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। अगर वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो शुगर लेवल्स होंगे वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो आपने उनको लीवर के बारे में बता दिया कि फैटी लीवर के चांसेस हैं, आपने बता दिया कि आपका पैनक्रियास ठीक तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो किडनी की कहीं ना कहीं फंक्शन अफेक्ट होगी। तो आपको इन चीजों से कनेक्ट करना है कि ये ऑर्गन्स आपके अफेक्ट हो रहे हैं अगर आप अपना विसरल फैट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको उनको फिर कहीं ना कहीं बताना होगा कि इसको धीरे धीरे करके आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। जो भी पैरामीटर्स आते हैं ना, आपको उसमें आपका सबसे पहले आपको विसरल फैट कम करवाने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि विसरल फैट आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को खराब कर रहा है। ऑर्गन्स नहीं तो हमारी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो विसरल फैट सबसे पहले कम करने के लिए आपको बोलना है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी मसल मास के ऊपर। अब मसल मास के जो पैरामीटर हैं वो भी आपकी एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। तो अब उस कंडीशन में आपको ये बताना होता है कि आपका जो ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ा हुआ था, वो स्किन टिश्यूज के नीचे डिपॉजिट था, जिस वजह से आपका मसल मास जो है वो कम आया है। मसल मास कम आने का मेजरली कहीं ना कहीं रीजन होता है, या तो फैट डिपोजिशन है, या तो आप हेल्दी एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड ऑल का कंजप्शन नहीं कर रहे हैं। तो हमको चाहे वजन बढ़ाना हो चाहे वजन घटाना हो, ये सारे पैरामीटर्स हमारे लिए बड़े ही वैल्यूबल होते हैं। अंडरवेट वालों का अक्सर आपका दो पैरामीटर कहीं ना कहीं काम आता है। एक होता है आपका बीएमआई जिसका वेट कम है, दूसरा होता है आपका मसल मास। आपको चेक करवाना है कि आप अगर अंडरवेट हो और आपकी मसल्स हेल्दी नहीं है। अब उनकी मसल्स कैसे हेल्दी देखी जाएंगी? अभी तो मैंने बोल दिया कि फैट का डिपोजिशन था, इस वजह से आपकी मसल मास हेल्दी नहीं है। तो अंडरवेट वालों को कैसे आपने डिस्कस करना है? जो हमारी मसल्स होती हैं उनका कहीं ना कहीं आप देखते हो पूरी बॉडी में मसल से बनी हुई है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स एंड ऑल को कहीं ना कहीं वही प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर वो मसल मास कम है, इन दैट कंडीशन आपका स्टैमिना बहुत अच्छा नहीं होगा, आपको लथार्जी बहुत ज्यादा आने लगेगी, आप
वीकनेस काफी ज्यादा फील करेंगे, आपकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अर्ली स्टेजेस में जिनके हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, समझ जाइए कि हमारी बोन डेंसिटी तो खराब है ही, साथ में हमारी मसल्स भी अच्छी नहीं है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं, इनके थ्रू आपको एज अ हेल्थ एक्सपर्ट अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। अब इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही आपको उनको रिकमेंडेशंस देना स्टार्ट करनी होती है। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन आपकी, अगेन सप्लीमेंटेशन नहीं आएगी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जब तक वो सही नहीं होगा तब तक आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको उनको एडवाइस करना है फिजिकल एक्टिविटी। क्या रीजन है? खाना तो हम सभी खा रहे हैं, ज्यादा खाएं या कम खाएं, चाहे खराब खाना खाएं चाहे जैसा भी खाना खाएं, बट खाना सभी कोई खा लेता है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको आजकल देखा जा रहा है कि ड्यू टू आवर लाइफ स्टाइल हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और आपके जो ऑर्गन्स की फंक्शन होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए आपका सिंपली जो विसरल फैट मैंने बताया था उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए आपके ऑर्गन्स का वर्किंग जो है उसको इम्प्रूव करना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल एक्टिविटी से होगा। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत टहलता हूँ, दिन भर बहुत काम करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पैरामीटर्स ऐसे आए हैं, इसका क्या रीजन है? यूजुअली देखा जाए तो फीमेल्स बहुत ज्यादा काम करती है ना दिन भर। अगर कोई फीमेल है जो अपने पूरे घर को देख रही है, किचन में वर्क कर रही है, या कोई जैसे हैवी वर्कर होता है, वो भी आप देखते हो बाहर दिन भर खड़े होना, चलने फिरने वाला काम है, फील्ड वर्क है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका भी वजन अक्सर बढ़ रहा होता है। तो उसका सिंपल रीजन यही है कि आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ये सोच करके कि दिन भर तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो ही जाती है, फिर मुझे कोई नीड ही नहीं है कि मैं सुबह जा करके टहलूं या मैं सुबह जा करके एक्सरसाइज करूं। तो दिन भर की जो आपकी एक्सरसाइज है, आप दिन भर खाना भी खा रहे हो, दिन भर पानी भी पी रहे हैं, दिन भर फैन के नीचे भी हैं, एसी के नीचे भी हैं, बैठना हो रहा है, उठना हो रहा है, तो आप जो दिन भर खा पी रहे हो वही कैलोरी यूज हो जा रही है। बट हमारी बॉडी की जो डिपॉजिट कैलोरी है, स्पेशली फॉर ओवरवेट पर्सन, जो डिपॉजिट कैलोरी है उसको यूज करने के लिए हमारी बॉडी को स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा एक्सरसाइज का। सिर्फ वॉक से भी नहीं चलता है। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल 5-6 किलोमीटर वॉक करते हैं और अगेन उनके पैरामीटर्स अच्छे नहीं होते हैं। तो सिंपल रीजन बिहाइंड दिस, वॉक करने से आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, थोड़ा बहुत शुगर वगैरह कंट्रोल हो जाएगी, बट स्पेसिफिक ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव आप नहीं कर पाएंगे। तो उन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी का होना इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से बताना है? फॉर एग्जाम्पल बेली फैट है, ठीक है, बेली फैट में आपने देखा कि मेरी जो विसरल फैट था वो बढ़ के आया, तो अब उसके लिए जब आप एक्सरसाइज करते हो तभी तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगा ना। कि आप दिन भर तो खाना पीना खा ही रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं टहल रहा हूँ और बाकी चीजें हो रही हैं तो मेरा वो विसरल फैट ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मैं तेल छोड़ दूंगा तो मेरा फैट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं खत्म होने वाला है। तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आप उन मसल्स को कहीं ना कहीं एक्टिविटी के थ्रू वर्क नहीं कराओगे। तो एक्टिविटी भी आपको जो एडवाइस करनी है, ये बोलिए कि अपने आर्म्स का फैट हटाने के लिए जो आर्म्स रिलेटेड एक्सरसाइज करनी होती है उसे करिए, बेली फैट हटाने के लिए जो एक्सरसाइजेस करनी होती है उनको करना स्टार्ट करिए। आपके जो कह सकते हैं फीमेल्स का जो भी यहाँ पे ये बल्जीनेस आ जाती है, मेल्स का ओबेसिटी की वजह से ये पूरा गला जो होता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे फैट डिपोजिशन एंड ऑल स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनको फेस योगा के लिए आप एडवाइस कर सकते हैं। थाई से रिलेटेड जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उनको एडवाइस कर सकते हैं। तो ये सिंपल, और एडवाइस करते समय ये जरूर बोलिएगा कि किसी भी एक्सपर्ट के थ्रू सीख करके ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि हम हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हम जब तक हमारे पास कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड सर्टिफिकेशन एंड ऑल नहीं है तब तक हम एक्सपर्ट एक्सरसाइज के लिए नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ये एडवाइस करती हूँ आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। बीइंग अ डाइटिशियन मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये ऐसे करना है ये ऐसे करना है, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता है। तो इस
चीज का आप सबको भी ध्यान रखना है। दूसरा जो आपका ध्यान रखना होता है फैट के ऊपर, जब आप बात करते हो आपके ऑयल वगैरह का कंजप्शन कैसे कम करना है, आपको उन पैरामीटर्स के ऊपर बात करनी होती है। देन फिर आप आ जाते हो उनके फ्लूइड कंजप्शन के ऊपर, क्योंकि हम जो भी खाना पीना खा रहे हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए बॉडी का हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। कई लोगों में आपने सुना है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, प्रोटीन के नाम पे मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, और नॉनवेज वगैरह कभी कदार हो गया तो हो गया, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिर भी मेरा यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो उनका जो सबसे मेजर रीजन होता है यूरिक एसिड बढ़ने का, वो कोई प्रोटीन कंजप्शन नहीं होता है। वो सिंपली क्या होता है, आपका जो फ्लूइड इंटेक आप ज्यादा कर रहे हो, मतलब फ्लूइड इंटेक जो आपका कम है, उसको जब तक आप नहीं इम्प्रूव करोगे तब तक आपका ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व। वेस्ट मटेरियल है हमारा यूरिक एसिड, और बॉडी से जब तक वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा ना। आपका जो फैट परसेंटेज था आपने एक्सरसाइज के थ्रू उसको निकाला नहीं, इसीलिए तो वो डिपॉजिट हो रहा था। तो ये चीजों के लिए आपको उनको एडवाइस करना पड़ेगा कि भाई आप अपनी एक्टिविटी करिए, आप अपने खाने में तेल का ध्यान रखिए, कितना आपका ऑयल कंजप्शन होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी फ्लूइड कंजप्शन है वो पर पर्सन किस हिसाब से आपको लेना चाहिए। देन आप उनके डाइट की बात करोगे कि आपको इस तरीके से अपने डाइट का कंजप्शन करना है कि ये मील इस टाइम होनी चाहिए, इसमें ये ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। देन आप आते हो सप्लीमेंटेशन पे। आपने उनके सारे पिलर्स पे बात करी ना, आपका फिजिकल एक्टिविटी हो गया, आपका हाइड्रेशन हो गया, आपका लाइफ स्टाइल हो गया, आपका डाइट हो गया, अब आपका सप्लीमेंटेशन आता है। क्योंकि ये पिलर्स की तरीके से काम करना होता है। जो भी आप कंसल्टेशन देते हो या जो भी आप काउंसलिंग करते हो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस की, उसमें सब कुछ बताना है। हम किसी भी तरीके के कोई डॉक्टर्स नहीं है कि आप किसी का इलाज कर रहे हो, हम किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उनको न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, हम उनको उनके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं। तो आपको हमेशा इस तरीके से चीजों को डिस्कस करना है। और इफ इन केस आपको लग रहा है किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी आप नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी आपको एक कंसल्टेशन किसी की करवानी है, आपके पास डाइटिशियंस की टीम है। आपको पता है मैं डाइटिशियन दीपांजलि एमवे लखनऊ ऑफिस में रहती हूँ, डाइटिशियन यशी एमवे लखनऊ ऑफिस में रहते हैं। आपने कई बार डाइटिशियन ज्योति के साथ काफी सारे सेशंस एंड ऑल किए हैं, तो डाइटिशियन ज्योति आपकी दिल्ली ऑफिस में रहती हैं। हम सब ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं फिजिकली। इफ इन केस आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लखनऊ में नहीं रहते हैं, तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं। बट कंसल्टेशंस जो आप लेकर आते हो उसका खास ध्यान रखना है कि उनकी जो कंडीशन है, या तो वेट गेन या तो वेट लॉस या स्पेसिफिक मसल्स पेन एंड ऑल, इस तरीके की जो कंसल्टेशंस होती है ना, आप उनको हमारे पास लेकर के आएंगे। आपको लग रहा है किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, किसी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, किसी को बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए आप डाइटिशियन से कंसल्टेशंस ले सकते हैं। हम उनकी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, आपने एनालिसिस कर लिया, अब उनकी डिस्कशन करना है, तो आपने बोल दिया कि मैं एज अ हेल्थ एक्सपर्ट या एज अ डाइटिशियन, एक हमारी टीम में कम्युनिटी में है जिनके साथ मैं आपकी कंसल्टेशन करवा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पैरामीटर्स हैं और किन पे क्या काम करना चाहिए। तो आपने सिंपली उनके साथ हमारी कंसल्टेशन का स्लॉट बुक करवा लिया। प्री प्रायर बुकिंग आपको करवानी है स्लॉट्स की, आपने बुक करवाया, कंसल्टेशन करवाई। अब आपके सामने वो रिकमेंडेशंस आ जाएंगी जो उनकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग जरूरी है, जो उनको जितना जल्दी हो उतना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट जर्नी आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, ऐसे अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको सप्लीमेंट रिकमेंडेशंस देनी होंगी। तो ये सारी चीजें आपको आज के सेशन में जो मैंने बताई हैं उसके बारे में, इफ इन केस आपको लग रहा है किसी तरीके की कोई क्वेरी है, आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप क्वेरी मतलब हैंड रेस कर सकते हैं, सो दैट क्वेरी जो भी होगी वो रिजॉल्व कर दी जाए। और नाउ बैक टू यू आशीष सर, इफ इन केस आपको कुछ एड ऑन करना है
या फिर आपको कुछ पूछना है तो फिर आप भी पूछ सकते हैं। मैम वो जो आपने मुझे बताया था ना डाइट चार्ट कितने कैलोरी का होना चाहिए, जरा उसका कैलकुलेशन एक बार बता दीजिएगा। ओके ठीक है। आपका जो हम कैलोरी की काउंटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के लिए कितना कैलोरी परसेंटेज हम डिसाइड करते हैं, वो स्पेशली ये देखा जाता है अगर कोई पर्सन ओवर वेट होता है, ठीक है, या ओबीस कंडीशन में जा रहा है या ओवर वेट है, तो सिंपली आपका जो आइडियल बॉडी वेट होता है हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका जो एक रेंज आती है, चाहे वो 1100 आ रही हो, चाहे वो 1200 आ रही हो, चाहे वो 1300 आ रही हो, वो आपका कैलोरी परसेंटेज होना चाहिए एज पर योर आइडियल बॉडी वेट। हमारा जो एक्चुअल बॉडी वेट है हम उससे कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअल बॉडी वेट आपका ओवर वेट की कंडीशन में है या फिर अंडर वेट की कंडीशन में है। तो आइडियल बॉडी वेट में कैलोरी परसेंटेज अगर आपको किसी ओबीस पर्सन की निकालनी है, तो आप आइडियल बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे। आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है बहुत, मतलब कह सकते हैं कि फिजिकली एक्टिव है, ओवरवेट तो है बट फिजिकली एक्टिव है, जिम गोइंग पर्सन है, अच्छी खासी एक्टिविटी एंड ऑल करते हैं, तो आप उनको कैलोरी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। 20 के जो मैंने बताया कि ओबीस कंडीशन में आप कर रहे थे, तो सिंपली अगर कोई जिम गोइंग पर्सन है, अच्छी खासी एक्टिविटी करता है, तो आइडियल बॉडी वेट को आप 25 से मल्टीप्लाई कर देते हो। वहीं अगर कोई अंडर वेट है या आपको लग रहा है कि इनको वजन बढ़ाने की जरूरत है, इनका कैलोरी का कंजप्शन कितना होना चाहिए, तो वो कैलोरी का कंजप्शन आइडियल बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 30 आप करते हो, तो आपके सामने उनकी कैलोरी का कंजप्शन आ जाता है। तो सिंपल इस तरीके से आप देखते हो कि इतना कैलोरी का परसेंटेज आपको उनको एडवाइस करना चाहिए, उनकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग इतना कैलोरी का पोर्शन आप उनकी डाइट में दे सकते हो। और सिंपली ये मतलब कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज आपके सामने नहीं आते हैं, कि 1200 आपने डाइट चार्ट बनाया और एग्जैक्ट 1200 का ही हो, उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस चलता है, लाइक 300 200 का फ्लक्चुएशंस चलता है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है आशीष सर। जैसे हमारा जो ये पैरामीटर है ना, यूजुअली ये जी जी। आप सिंपल जो एक पर्सन होते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप देख रहे हो, या कोई भी एथलीट होते हैं, तो उनके लिए आइडियल बॉडी वेट वाला जो फॉर्मूला होता है उनके लिए हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, आपके आंसर पे आऊंगी बट मैं उसका रीजन पहले बताती हूँ। हमारा जो बॉडी मास, मैं कह सकती हूँ जो मसल मास होती है ना, एथलीट में या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में वो मसल मास ज्यादा होती है, जिस वजह से आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं होगा, उनका वेट हमेशा ज्यादा आपको दिखेगा। तो इन दैट कंडीशन अगर आपने देखा कि आपका वेट काफी सालों से ये इतना बना हुआ है, 75 बना हुआ है, तो आप ये चेक करेंगे कि आपका मसल मास कैसा है। अगर मसल मास आपका ठीक आ रहा है तब तो फिर बोला जाएगा कि हाँ ठीक है आपका इतना वजन। लेकिन अगर मसल मास अभी भी कम है, फैट परसेंटेज अभी भी ज्यादा है, तो आप समझ जाइए कि आप ओवरवेट की कैटेगरी में हैं, आपको उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। अदरवाइज आप ये समझ के बैठेंगे कि कई सालों से इतना ही चल रहा है, इससे ये सिंपल इसलिए इतना चल रहा है क्योंकि आप उसको उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए, आपको जो फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, आप वो नहीं कर रहे हो, जिस वजह से वो कम नहीं हो रहा है। और उन लोगों के लिए भी जो ये सोच रहे हैं कि हम तो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बट कई सालों से मेरा वेट इतने पे स्टक हो गया है, उनके लिए सिंपल ये आंसर होगा कि आपका वेट जो स्टक हुआ है उसका रीजन ये है कि आप जो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से फिजिकल एक्टिविटी करते आ रहे हैं ना, बॉडी को अब उस चीज की कहीं ना कहीं आदत हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी ने कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत लॉन्ग टर्म से करी थी तो वो अडेप्ट कर लिया है, अब वो ज्यादा कैलोरी यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस पर्सन को ये एक्सरसाइज इतने दिन से कर रहा है, अब तो इतना ही करता है, इससे ज्यादा तो नहीं करता है, तो फिर अब मैं इससे ज्यादा कैलोरी क्यों बर्न करूं। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा
अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होता है। एक सिंपल मैं एक एग्जांपल दूं, आपकी जो क्रंचेस होती है, एक्सरसाइज होती है, या प्लैंक एक एक्सरसाइज होती है, तो अगर आपकी ड्यूरेशन बड़े समय से प्लैंक की 30 सेकेंड आ रही है, आपने उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं, सालों साल हो जा रहे हैं, 30 से आप बढ़ ही नहीं रहे हो। क्रंचेस आपने देखा कि मैं 30 का सिर्फ एक सेट कर रहा हूँ और बड़े दिन से उतना ही कर रहा हूँ, तो भाई आप उस कैपेसिटी को नहीं बढ़ाओगे तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी यूज नहीं करेगी। तो सिंपल, अगर आपका वेट उतना है, आप चेक करिए कि आपका मसल मास कितना है, आपका फैट परसेंटेज कितना है, और अगर आपका वेट इतने पे स्टक हो गया है तो आपकी अपनी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाना जरूरी है। ठीक है सर, आई होप आपको आंसर मिल गया हो। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। आई हैव अ क्वेश्चन।